हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक माय असाइनमेंट पर। आज हम इस वीडियो में इग्नू ने जो असाइनमेंट से रिलेटेड न्यू गाइडलाइन रिलीज करी है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ असाइनमेंट कैसे बनाते हैं वो भी जानने वाले हैं। तो आपके इग्नू के एग्जाम्स दिसंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और आपको ये पता होगा कि उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाकर सबमिट करने होते हैं। तो वो असाइनमेंट्स ना इग्नू के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, नहीं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए ना असाइनमेंट बनाने से पहले गाइडलाइन को अच्छे से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि असाइनमेंट कैसे बनाएं और इग्नू के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएं और कोई मिस्टेक ना हो इस तरीके से बनाना है हमें, तो उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा इग्नू का असाइनमेंट से रिलेटेड न्यू गाइडलाइन की पीडीएफ। और ये अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, वो भी हम बताएंगे कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो। पर उससे पहले हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है और फिर एक असाइनमेंट का ना एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि असाइनमेंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ना इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपको हर कोर्स यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए एक असाइनमेंट बनाना होगा। और यहाँ पर ना एक और ज़रूरी चीज़ बताई गई है कि जब आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे तो आपको ना वर्ड लिमिट दी गई है ना, उसको ध्यान से फॉलो करना है। मतलब कि अगर आपको आंसर के लिए 100 वर्ड की लिमिट दी गई है तो आपको ना 100 वर्ड्स के आसपास ही लिखना है, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, आपको उसके आसपास लिखना है। और एक चीज़ कि जब आप आंसर लिखते हैं तो ये इंश्योर करें कि आप जो भी लिख रहे हैं ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी कि मतलब सिर्फ लिखने के लिए मत लिखो, जो भी लिखो ना उसका मीनिंग समझ आना चाहिए और ये आपके अंडरस्टैंडिंग को ना और भी अच्छा शार्प करेगा। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ सबमिशन में ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है ना, बैचलर डिग्री हो गया, मास्टर्स डिग्री हो गया या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, उसमें एडमिशन लिया है, तो उनका सबमिशन सितंबर 2024 में होना है। यानी कि असाइनमेंट सबमिट करने का प्रोसेस सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट होगी इसकी 30 सितंबर। लेकिन ये याद रहे कि 30 सितंबर लास्ट डेट होती है, लेकिन इग्नू ना हर बार इसे एक्सटेंड करता रहता है। तो आप ना अपडेटेड रहे कि एक्सटेंड हुआ है कि नहीं, उसके बारे में अपडेटेड आपको रहना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि आपको ना असाइनमेंट सबमिट कहाँ करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको ना अपने स्टडी सेंटर में जाकर ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। मतलब कि अपने स्टडी सेंटर में जाकर डायरेक्टली सबमिट करना होगा। लेकिन कुछ स्टडी सेंटर में ना ऑनलाइन सबमिशन भी होता है, तो आपको ना अपने स्टडी सेंटर के वेबसाइट पर अपडेटेड रहना है ताकि आपको पता चले कि आपको असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करना है या फिर ऑफलाइन। लेकिन नॉर्मली आपको अपने स्टडी सेंटर में जाकर ही सबमिट करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको ना एक स्लिप मिलेगी। इस स्लिप को आपको अच्छे से संभाल के रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर ना आपका ये एक प्रूफ होता है कि आपने कितने सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट किए हैं और किस सेशन के लिए सबमिट किए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ना कोऑर्डिनेटर के सिग्नेचर भी होते हैं, तो आपको इसे अच्छे से संभाल के रखना है। क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं तो आप ये स्लिप आपको दिखानी होती है, तो इससे कंफर्म होता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो फिर आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। तो आपको ना इसे अच्छे से संभाल के रखना है। और यहाँ पर ना ये भी बताया गया है कि जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करें ना तो उसकी ना जेरोक्स या फिर फ़ोटोकॉपी अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रूफ के तरह ही काम करता है। जब आपका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ हो तब आप इसे प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के काफ़ी सारे पेजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर ना सबकी फ़ोटो कॉपी करवाना महंगा भी पड़ सकता है। इसके लिए ना यहाँ पर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसकी एक ना स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना सकते हो सारे असाइनमेंट्स की, और इसे प्रूफ की तरह आप रख सकते हो अपने पास। तो आपको जेरोक्स और फोटो कॉपी नहीं कराओगे तो भी कोई बात नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आपके पास पीडीएफ है, तो आप वो दिखाकर भी अपना काम चला सकते हैं। और फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है उसमें क्या लिखना है और किस फॉर्मेट में लिखना है, ये बताया गया है। तो यहाँ देखिए, आपको सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर नेम लिखना है, फिर एड्रेस, सिग्नेचर और ऐसे ही सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपने असाइनमेंट के फर्स्ट पेज में लिखना है। क्योंकि ना ये आपके असाइनमेंट को आइडेंटिफाई करने में ना हेल्प करता है और ना ये इंश्योर करते हैं ये सभी डिटेल्स कि आपके असाइनमेंट सही से अपडेट हो जाएंगे। तो जब भी आप असाइनमेंट्स बनाए ना तो इन डिटेल्स को फ्रंट पेज पर लिखना ना भूलना। तो अभी एग्जाम्पल के लिए एक फ्रंट पेज में आपको बताता हूँ। तो ये रहा,
तो यहाँ पर देखिए इसका ना आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इस फ्रंट पेज को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद उसमें ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना है, तो आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अभी फिर हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि आपको अपने असाइनमेंट के सभी इन्फॉर्मेशन केयरफुली रीड करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक असाइनमेंट पेपर है, तो इस असाइनमेंट को ना आपको अगर बनाना है तो आपको पहले सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होगा जो भी इस असाइनमेंट में बताए गए हैं। सबसे पहले इसे हमें पढ़ना होगा और फिर उसके बाद हमें असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करना है इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो अभी फिर से हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर्स गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए जो कि हमें असाइनमेंट के पेपर में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि इस असाइनमेंट पेपर में जो भी पॉइंट्स है हमें इसके अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट लिखना है और यही सेम टू सेम पॉइंट ना हमें इस गाइडलाइन के पीडीएफ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बताया गया है कि आपको ना असाइनमेंट लिखने से पहले एक प्लानिंग करनी होगी और उसमें आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको ये करना है कि जिस यूनिट का ये क्वेश्चन है आपको उस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको उस क्वेश्चन के लिए ना पॉइंट्स बना लेने हैं अपने माइंड में कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ऐसा ऐसा माइंड में आपको प्लानिंग करना है। उसके बाद इन सभी पॉइंट्स को हमें एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि कौन से पॉइंट्स पहले लिखने हैं हमें, उसके बाद कौन से बाद में लिखने हैं, ताकि आपका आंसर समझने में आसान और एकदम क्लियर लगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें बताया गया है कि जब आप अपना आंसर का रफ आउटलाइन बना रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव और सोच समझकर पॉइंट चूज़ करना है। मतलब कि हर चीज़ को एनालाइज करो कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, ऐसा बताया गया है। फिर बताया गया है कि अपने आंसर के इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पर भी ध्यान दो, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ना आप इंट्रोडक्शन लिखते हो और उसमें ये बताते हो कि आप किस बारे में लिखने वाले हो, और लास्ट में कंक्लूजन में आप अपने पूरे आंसर को एक समरी बनाकर समरी बताते हो। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे आपको खास तैयार करना है। और फिर यहाँ पर में बताया गया है कि आपका आंसर लॉजिकल होना चाहिए, मतलब कि पूरा आंसर जो है फ्लो में होना चाहिए और समझने में आसान लगे। उसके बाद बी में बताया गया कि सेंटेंस और पैराग्राफ के बीच में ना एकदम क्लियर कनेक्शन होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ना इजीली समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हो। ऐसा होना चाहिए आपका आंसर। और सी में बताया गया कि आपको ना आपका आंसर सही तरीके से लिखना है, जैसे कि एक्सप्रेशन, स्टाइल और प्रेजेंटेशन का ध्यान में रखते हुए अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपका लिखने का तरीका भी मैटर करता है कि आपके असाइनमेंट में कैसे मार्क्स आएंगे। तो ये बताया गया है। फिर यहाँ पर प्रेजेंटेशन में ये बताया गया है कि अब जब आप अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो जाओ, यानी कि अगला स्टेप है उसके बाद प्रेजेंटेशन, मतलब कि अब आपको ना असाइनमेंट को फाइनल वर्जन में लिखना है। आपने माइंड में सब तैयार कर लिया, उसके बाद आप लिखना चालू करोगे जो कि आप सबमिट करने वाले हो। तो ना वहाँ पर हर आंसर नीट एंड क्लीन होना चाहिए और जो पॉइंट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उन्हें अंडरलाइन करो ताकि वो हाईलाइट हो जाएं। और एक ज़रूरी बात है, आपको ये याद रखना है कि जो आपका आंसर आप लिख रहे हो ना, वो उस क्वेश्चन के वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है आपको, यानी कि जितना लिमिट दिया गया है उसके अंदर ही आपको आंसर लिखना है आपका। और फिर यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है कि आपको A4 साइज़ के पेपर का यूज़ करना है और आपको इस पेपर के लेफ़्ट साइड में ना लगभग 4 सेंटीमीटर का मार्जिन रखना है, ऐसा बताया गया है। हर आंसर के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस आपको रखना है, ये बताया गया है। तो इस सब से क्या होगा, तो यहाँ पर ये होगा कि आपका जो असाइनमेंट चेक कर रहा है ना, वो अगर कुछ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, कमेंट लिखना चाहता है, तो वहाँ पर मार्जिन में और स्पेस में लिख सकता है। इससे ये फ़ायदा होगा, इसके लिए आपको ये पॉइंट बताया गया है। और फिर फिफ्थ पॉइंट है कि आपको आंसर हैंड रिटन ही लिखना है, यानी कि वो टाइप करके लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और आपको ना यूनिट्स और ब्लॉक से कॉपी नहीं करना है, जो कि आपको इग्नू के स्टडी मटेरियल दिए गए हैं उनमें से आप कॉपी करोगे ना और पकड़े जाने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बताया गया है यहाँ पर। इसके लिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उसे एक रेफरेंस के तरीके से ले सकते हो और उसके बाद अपना आंसर अपने वर्ड में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट में ये बताया गया है कि आपको किसी दूसरे स्टूडेंट के असाइनमेंट से कॉपी नहीं करना है। ऐसा करने पर आपको क्या होगा कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है, इसके लिए आपको खुद का ही लिखना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है आपको। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट में
है कि आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग असाइनमेंट बनानी है। ऐसा नहीं कि आपने सभी सब्जेक्ट को एक ही असाइनमेंट में बना दिया है। आपको क्या करना है कि अगर आपके ना 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 सब्जेक्ट के अलग अलग असाइनमेंट बनाने हैं, यानी कि आपको टोटल 7 असाइनमेंट बनाने होंगे। तो ये बताया गया है यहाँ पर हर सब्जेक्ट का एक असाइनमेंट बनाना है। और पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि आपको ना क्वेश्चन और क्वेश्चन के नंबर भी लिखने होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है। ये यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 पर ये बताया गया है कि अगर आपने स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया है और अभी तक स्टडी सेंटर चेंज हुआ है कि नहीं, इसके बारे में आपको इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर नोटिफाई नहीं किया गया है तो आपको ना अपने पहले वाले स्टडी सेंटर में ही असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और देखिए यहाँ पर कि आपका स्टडी सेंटर कुछ है, उसे आपको चेंज करके दूसरा स्टडी सेंटर रखना है, लेकिन वो चेंज अगर हो गया है तो आप नए वाले स्टडी सेंटर में अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं चला है तो आपको पुराने वाले स्टडी सेंटर में ही अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। ऐसा यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 10 में। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने से पहले ज़रूर से चेक करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस सही है कि नहीं, उसके बाद असाइनमेंट टाइटल और कोर्स कोड सही है कि नहीं, और फिर असाइनमेंट सेपरेट सीट में लिखा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। और हर सीट ना अच्छे से बांधा होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आपका ना यहाँ पर एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ही आपका नेक्स्ट सेक्शन का क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, ये भी आपको खास चेक करना है। और फिर यहाँ पर नोट में कुछ बताया गया है, वो जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि असाइनमेंट का ओवरऑल इवोल्यूशन 30% वेटेज होता है, यानी कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे ना उसमें 30% वेटेज आपका असाइनमेंट होता है। तो इसीलिए ना आपको असाइनमेंट लिखते वक्त उन्हें पूरा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और असाइनमेंट आपको पता होगा कि रीचेकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है यहाँ पर। एक बार आपने सबमिट कर दिया और वो इवोल्यूट होने के बाद असाइनमेंट के मार्क्स आपके पूरे प्रोग्राम के मैक्सिमम ड्यूरेशन तक वैलिड रहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर अगर एक बार सबमिट कर दिया, जितने मार्क्स आ गए तो आपके मैक्सिमम ड्यूरेशन तक वो रहते ही हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंस देना है, अपने असाइनमेंट को भी अच्छे से आपको तैयार करना है और अच्छे से कंफर्म होने के बाद ही आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। तो हमने इस पीडीएफ को अच्छे से समझ तो लिया, लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड भी करना है और खुद से रीड करना है तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए ना आपको क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस गाइडलाइन के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर सकते हो। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात कि आपको ना अपना जो असाइनमेंट है ना उसका फ्रंट पेज वैसे ही बनाना है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया। फिर आपको ना अपने क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट ना सेकंड और थर्ड पेज में लगाना है, मतलब कि जितने पेजेस का वो क्वेश्चन पेपर होगा आपको वो लगाना है। उसके बाद आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन के आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं असाइनमेंट का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक असाइनमेंट का एग्जांपल है। आपको ना असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको ये वाला पेज रखना है और यहाँ पर आपको अपने सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल कर देनी है, डिटेल सारी। और उसके बाद जो पेज आएगा यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर रखना है, जितने पेज का भी होगा। तो यहाँ पर ये सेकेंड पेज में क्वेश्चन पेपर आ गया, थर्ड पेज में क्वेश्चन पेपर आ गया। तो हमारा 2 पेज का क्वेश्चन पेपर था। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो कोड लिखना है और उसका नाम लिख सकते हो बाद में। और यहाँ पर ना आपको पेज नंबर जरूर से मेंशन करना है। यहाँ पर पेज नंबर 1, उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 2, ये आपको मेंशन करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप आंसर लिखोगे ना, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। और ऐसे ही करते करते आपको अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ना असाइनमेंट कुछ इसी तरीके से बांधना है, यानी कि आप यहाँ पर पेपर पंच का यूज़ कर सकते हो, उसके बाद इसे डोरी से बांध सकते हो, या फिर फाइल टैग्स भी आते हैं आजकल, तो आप उस स्टेशनरी से वो भी परचेस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। और आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको स्टेपलर का यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी प्लास्टिक फाइल या फिर किसी भी तरीके का फाइल आपको यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल इसी तरीके से बांध के रेडी करना है। उसके बाद आप असाइनमेंट को स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हो।
तो यहाँ पर हमने पूरी गाइडलाइन को अच्छे से समझ ली है और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि आप इस तरीके से असाइनमेंट बना सकते हो। तो आप ना इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना असाइनमेंट बना सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको असाइनमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, हम उसका रिप्लाई जरूर से देंगे। या फिर इस नंबर 9409847300 पर हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।